कड़ी धूप में वसुधा थक कर घर आती है। तब उसका बेटा, अरे माँ, इतनी धूप में कहाँ गई थी आप? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वीरेन वसुधा को पानी देता है। अरे बेटा, पहाड़ी वाले मंदिर में गई थी बहू के लिए प्रार्थना करने। मेरी एक सहेली ने बताया था कि उस मंदिर में जाकर हवन करवाने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, छोड़ दो ये सब करना, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ संजना भी घर पर नहीं है, नहीं तो उसे कितना बुरा लगता। हाँ, तुझे तो बस अपनी बीवी की पड़ी है, उसे बुरा ना लगे, वो परेशान ना हो। माँ का कुछ नहीं है तुझे। अरे मैं कितने सालों से मंदिरों की सीढ़ियाँ घिस रही हूँ तुम दोनों के लिए, और तू कह रहा है कि बंद कर दूँ ये सब। हाँ तो माँ, हमने भी कितने डॉक्टर्स के चक्कर काटे, ट्रीटमेंट ली है, लेकिन अब नहीं हो रहा बच्चा, तो हम क्या करें? इसीलिए तो जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो ऊपर वाला करेगा। मुझे चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना नहीं मानूंगी। तभी संजना आ जाती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, ये ले प्रसाद। मैंने तुम्हारे लिए मंदिर में हवन करवाया था, देखना इस हवन का जरूर असर होगा और तुम्हारी गोद भर जाएगी। माँ जी, आज फिर से मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। तंग आ गई हो तो मुझे एक पोता दे दो। अरे मैं यहाँ जमीन आसमान एक कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाए, और तू मुझे ही सुना रही है। सुन लो बहू रानी, ये प्रसाद खा लो, और हाँ, कल तुम्हें निर्जला व्रत करना है, ये याद रखना, तभी इस हवन का असर जल्दी होगा। क्या निर्जला व्रत? माँ जी, कल मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, शायद मुझे शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, उसमें मैं ये व्रत कैसे रखूं? वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कल व्रत रखना है बस। वसुधा अपने कमरे में चली जाती है। संजना और वीरेन एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें वसुधा से कोई शिकायत थी, वो दोनों भी समझते थे कि वसुधा पोते के मुंह में ये सब कर रही है, लेकिन वो मुंह अब वसुधा पर हावी हो रहा था, और यही उन दोनों की तकलीफ थी। 3 महीने बीत जाते हैं, फिर भी संजना कोई खुशखबरी नहीं सुनाती। फिर माँ, क्या हुआ, इतनी मायूस होकर क्यों बैठी हो? क्या कहूँ बेटा, इतने जतन करने के बाद भी अभी तक बहू ने खुशखबरी नहीं दी। अरे 9 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, और कितना इंतजार करूं मैं। माँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम ये सब मत करो, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं। अब देखा, सबसे ज्यादा दुख आप ही को हो रहा है। वसुधा कुछ नहीं कहती और ऐसे ही बैठी रहती है। 2 दिनों बाद वसुधा रास्ते से जा रही थी, तब उसे एक बाबा की आवाज आती है। भूत वर्तमान भविष्य जान लो, अपनी हर समस्या का निवारण कर लो। उनकी आवाज सुनकर वसुधा उनके पास जाती है। आओ बेटी आओ, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी समस्या में उलझी हुई हो। घर में सब होकर भी कुछ नहीं है। जितने अपार सुख में हो, उतना ही ज्यादा दुख भरा है तुम्हारे जीवन में। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बाबा, आपने तो मेरे दिल की बात मेरे बिना बोले ही समझ ली। आप सच में धन्य है बाबा। बताओ बेटी, क्या समस्या है? क्या बताऊं बाबा, आप तो ज्ञानी हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहू की गोद नहीं भर रही है। कितने प्रयास कर लिए, डॉक्टर्स के पास इलाज करा लिया, मंदिरों में जाकर यज्ञ दान पुण्य सब कर लिया, फिर भी यश नहीं मिला बाबा। चिंता मत करो बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि कुछ अनिष्ट ग्रह हैं जो तुम्हारी सुख में बाधा बन रहे हैं। हमें उन ग्रहों को शांत करके उनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। उसके बाद देखना कैसे तुम्हारे घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेंगी। जी बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। ठीक है, तो कल 50,000 रुपए लेकर आ जाओ, और हाँ, अपनी बहू को भी लेकर आओ। ग्रहों की शांति के बाद मैं तुम्हारी बहू को एक फल खिलाऊंगा। उसके बाद देखना तुम्हारा आने वाला हर दिन कैसे सुख से भरा होगा। वसुधा घर जाकर वीरेन और संजना को सब बताती है। दोनों ना कह रहे थे,
फिर भी वसुधा नहीं मानती और अगले दिन जबरदस्ती संजना को बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा वसुधा से रुपए लेकर ग्रहों की शांति करते हैं और संजना को एक फल खाने को देते हैं। संजना उसे खा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं और संजना वसुधा को खुशखबरी सुनाती है। वाह वाह संजना, मेरी बहू रानी, आखिरकार तुमने खुशखबरी सुना ही दी। देखा वीरेन, मैं ना कहती थी, बाबा जी आपका लाख लाख आभार। देखा, तुम दोनों तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन बाबा जी ने रास्ता दिखाया और ये खुशी का दिन हमें, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बीतने लगते हैं। गर्भवती संजना की वसुधा अब बहुत केयर करती है। उसे एक काम नहीं करने देती थी। उसका खाना पीना आराम सब अच्छे से देखती है। वीरेन को हर महीने संजना के साथ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजती थी। संजना भी अपने सास से खूब सेवा करवा रही थी। उसका पेट अभी दिखने लगा था। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन, संजना बेटा, अब तो 9 महीने भी बीत गए हैं। अब कभी भी वो खुशी का पल आ सकता है। चलो, इतने सालों के इंतजार का फल अब मुझे मिलेगा। माँ, आप कितनी उतावली हो रही हैं? अरे उतावली नहीं हूँ तो क्या करूँ, इतने महीने तक इंतजार कर लिया। अब थोड़े से दिन बचे हैं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। 8 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी संजना को प्रसव का दर्द शुरू नहीं हो रहा था। तब, संजना, अब तो तुम्हारी डिलीवरी की तारीख जाकर भी 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हें दर्द नहीं उठा है। चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ जी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बच्चा होने में देर हो जाती है या फिर कभी हमारा तारीख का अंदाजा गलत हो जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है। चलो। नहीं माँ जी, मैं वीरेन के साथ चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी? पूरे 9 महीने में तुम एक बार भी डॉक्टर के पास मुझे साथ लेकर नहीं गई। अब तो जाने दो मुझे, चलो। अरे माँ, रहने दो ना, वहाँ बहुत भीड़ होती है, आप परेशान हो जाएंगी। मैं जाता हूँ संजना के साथ। नहीं, इस बार मैं ही आऊंगी और खुद डॉक्टर से पूछूंगी। अगर इस डॉक्टर ने सही जवाब नहीं दिया तो हम डॉक्टर बदल देंगे। चलो संजना। माँ, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। ये तुम क्या बोल रही हो संजना? हाँ माँ जी, ना मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और ना ही मुझे बच्चा होने वाला है। ये सुनकर वसुधा के पैरों से जमीन खिसक जाती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? तुम्हें बच्चा नहीं होने वाला है? तो फिर ये क्या है? ये इतना बड़ा पेट। फिर संजना अपने पेट पर लगाया हुआ तकिया निकालती है और वसुधा को दिखा देती है। ये देखिए माँ जी, इसी की वजह से मेरा पेट फूला हुआ था। इतना बड़ा धोखा किया तुम दोनों ने मेरे साथ। इतने महीनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक करती रही तुम, मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही। और वीरेन, तुम भी इन सब में बहू का साथ दे रहे थे। अरे ये तो बाहर से आई है, लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो। फिर भी तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी बात नहीं है माँ, तुम्हें धोखा देने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम क्या करते। तुम पोते की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि हमें नाटक करना पड़ा। माँ जी, आपको याद है उस दिन बाबा जी से मिलकर हम निकल रहे थे, तब मैं अपनी पर्स भूल गई थी। जब मैं वो पर्स लेने वापस गई, तब मैंने उस भोंदू बाबा को किसी से कहते हुए सुना था कि इस औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इसे ऐसे ही अपनी बातों में उलझाकर पैसे निकालूंगा। इसके जैसे और कुछ लोग मिल जाए तो उन्हें ठग कर अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर चले जाएंगे। माँ जी, उस दिन मैंने वीरेन को सब बात बता दी और प्रेग्नेंट होने का नाटक शुरू किया। मैंने आपके सामने उसने दिया हुआ फल खाया, लेकिन देखिए उसका असर तो नहीं हुआ ना। माँ, वो बार बार आपसे किसी न किसी ग्रह शांति के बहाने पैसा लूटता रहता। ये टालने के लिए हमने नाटक किया। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, तुम पर उस बाबा का जादू ऐसा छाया था कि तुम हमारी कोई भी बात नहीं मानती, इसीलिए हमें नाटक करना पड़ा। मुझे पता चला है कि वो बाबा आप जैसे बहुत लोगों को फंसाकर भाग गया। माँ, अब आप इसे छोड़ दीजिए। जब भगवान की मर्जी होगी तब हमें वो सुख जरूर देगा।
वीरेन और संजना की बात सुनकर वसुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उस दिन के बाद वो अपना दादी बनने का हट छोड़ देती है। अरे बहादुर, जरा मीठा पान खिला दे। तेरे हाथों का पान खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता। बेशक ये मेरी पत्नी है, लेकिन इसने तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा कर रखी है। देखो जरा उस पान वाले के साथ कैसे लगी हुई है। बहू तो पूरे दिन घर पर काम करती रहती है। अपनी सास को भी कहा कर कि घर का काम करे। लेकिन माँ जी तो घूमने गई हुई है पड़ोस की आंटी के साथ। बस कर बहू, अपनी सास के बारे में तू जानती नहीं है क्या? तेरी सास कहीं घूमने फिरने नहीं गई है। पान वाले की दुकान पर बैठकर उसके साथ गप्पे हाँक रही है और उसको लगता है कि उसकी तरह जवान पूरे मोहल्ले में और कोई नहीं। उम्र 55 का, लेकिन दिल बचपन का होता जा रहा है इसका। लेकिन पिताजी, आप माँ जी को कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर आपने माँ जी को कुछ कहा फिर तो आपकी शामत आनी है। आ गई अपने बहादुर पान वाले के हाथों का पान खाकर। क्या बात है, पान खाकर तो ऐसी लग रही हो जैसे कितने नवाबों के खानदान की हो तुम। क्या कहा तुमने? नवाबों के खानदान से? अरे मेरे खानदान पर क्यों जाते हो? तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे ये क्या किया तुमने? पान खाकर मेरे ऊपर थूक दिया। अभी पान खाकर थूका है, ज्यादा बोला ना तो झाड़ू लेकर मारूंगी भी तुम्हें। अरे इस उम्र में मुझ पर पाबंदी लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के होते हुए पान वाले और उस चाय वाले के साथ चाय पीते हुए? कितनी बार मना किया है कि मोहल्ले के इन ठरकी लोगों के साथ गप्पे मत लगाया करो। अरे मेरे जैसा सुंदर पूरे मोहल्ले में कोई है? अभी भी मैं इतनी उम्र की हो चुकी हूँ, फिर भी मेरी सुंदरता पर लोग मरते हैं तो तुम्हें जलन होती है। तुम तो मेरी कदर करते नहीं। अब मोहल्ले के 2-4 बुड्ढे हैं, मुझ पर मर मिटते हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भला? माँ जी, पिताजी सही कह रहे हैं। आपको मोहल्ले में ऐसे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। कल को लोग बात बनाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तू भी मेरी जवानी से जलने लगी है। इस बुढ़े को तो कभी से मेरी सुंदरता दिखी ही नहीं। जब 4 लोग मुझे जाकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं तो इसे बहुत बुरा लगता है। तुम उस चाय वाले और पान वाले बहादुर को जानती नहीं हो, कितना ठरकी है वो। अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है कि मेरा उन लोगों के साथ चक्कर चल रहा है? दुलारी जब रामलाल के मुंह से ये सुनती है तभी वो पास रखा गिलास अपने बुढ़े पर फेंक देती है, लेकिन वो गिलास रामलाल को ना लगकर दुलारी की बहू रेणु को लग जाता है। देखा, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मैं परेशान हूँ। बेचारी बहू की क्या गलती थी? देखो जरा, बहू के सर से खून बह रहा है। मेरा सर। माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे बहू, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है, जब इसकी मार खाने वाली आदत है तो जब मेरी और इसकी लड़ाई हो तो बीच में मत आया कर। मुझे क्या पता था कि वो गिलास मुझे ही लग जाएगी। रामलाल अब जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर रेणु के सर पर मलहम पट्टी कर देता है, लेकिन फिर भी दुलारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन दुलारी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। जब रामलाल कुछ कह देता तो दुलारी उस पर ही बरस पड़ती। एक रोज रामलाल देखता है दुलारी चाय वाले की दुकान पर बैठकर चाय पी रही थी। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रोज रोज मैं इसे समझा समझा कर तंग आ गया हूँ, लेकिन इसकी आदतों में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथों की चाय में तो जादू है, जादू। एक कप चाय पी लूं तो सर का दर्द उतर ही जाता है। अरे तभी तो मलाई डालकर तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। और देखो, मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए। अरे क्या बताऊं मैं अपने बुढ़े के बारे में। उससे बातें करके मेरे सर में दर्द होने ही लगता है, तभी मुझे ये चाय पीने का मन करता है। सच में रामलाल भाई साहब तो बातें ही ऐसी करते हैं कि किसी के भी सर में दर्द हो जाए। तभी तो तुम्हारे दर्द की दवा बना हुआ हूँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है, अपनी गंदी चाय पिलाकर। और तुम दुलारी, आज घर चलो, या तो तुम इस मोहल्ले में रहोगी या आज मैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हें चप्पलों से मारूंगी और पूरे मोहल्ले चप्पलों से मारते हुए घर लेकर आऊंगी। दुलारी रामलाल को मारते हुए घर लाती है। रामलाल फिर भी दुलारी को समझाने की कोशिश करता है कि तभी अरे माँ जी, क्यों मार रहे हैं आप पिताजी को? माँ जी रुक जाइए। बहू, मुझे रोक मत, आज तो मैं इस बुढ़े को मार कर रहूंगी। क्या जरूरत है इसे मेरे पीछे पीछे जासूसी करने की? माँ, ये आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो सामान लाने बाहर गए थे और पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें मार रही है? अरे मेरी फूटी किस्मत बहू, इसे मैं रोज पान वाले या चाय वाले के अलावा मोहल्ले के बूढ़ों के साथ देखता हूँ। अब मेरा फर्ज तो है ना कि इसे रोकने का, बस रोकने गया तो मुझे चप्पलों से मारने लगी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। वो कुछ कहता तो दुलारी उसके साथ मारपीट करने लगती। एक रोज रामलाल सुबह सुबह घर आता है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की थी जो रामलाल के साथ शादीशुदा जोड़े में थी। अरे पिताजी, ये कौन है? और आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये तो बहुत कम उम्र की लग रही है। हाँ, मैंने शादी कर ली और ये पूरी 18 साल की है। ये बालिक है। हाँ, और मैंने अपनी मर्जी से की है। अब से इस घर का कार्यभार मेरी चंदा पर ही है, वही इस घर की मालकिन है। पीछे से दुलारी ये सारा माजरा देखकर हैरान थी और उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वह अचानक से ये सब होता देख सदमे में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। माँ जी, आप खुद को संभालिए ना जाने पिताजी को क्या हो गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको समझना होगा। बहू, कैसे खुद को समझाऊं? इस बुढ़े को तो समझना चाहिए था ना कि उसकी घर में एक बीवी है, लेकिन ये बुढ़ा तो इतना गिरा हुआ निकलेगा कि एक जवान लड़की से शादी कर ली इसने। अरे वो तो तेरी उम्र की भी नहीं है, इससे तनिक भी लाज नहीं आई। पूरा घर हैरान था कि रामलाल ने कैसे एक कच्ची उम्र की लड़की से शादी कर ली है, हालांकि चंदा की उम्र 18 साल पार थी। एक रोज रेणु किचन में काम कर रही होती है कि तभी चंदा वहां जाकर रेणु से कहती है, अरे बहू, आज कुछ खाने में अच्छा सा बना ले, मेरे उनको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। चुप कर, तुझे किसने कहा कि मैं तेरी बहू हूँ? अभी तो तू मुझसे भी छोटी है और मुझे अपनी बहू बना रही है। तू मेरी सास नहीं हो सकती। उम्र में मैं भले ही तुमसे छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते में तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास। मानना है तो मान, वरना कोई बात नहीं। चंदा इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब रेणु अपनी सास को सारी बातें बताती है। इसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझे बहू कहे। अरे एक बित्ते की तो खुद है और चली है सास बनने। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद दुलारी किचन से बेलन लेती है और उस लड़की को मारने जाती है। तभी सामने रामलाल आ जाता है और अपनी पत्नी दुलारी का डट कर सामना करता है। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं पहले का रामलाल नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज तक तो मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। आज को बेटी जैसी लड़की को बीवी बनाकर लाने के बाद तुम में इतने बदलाव आ गए और इसके लिए तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि क्या कहूँ कि तुम उसे बचा रहे हो। अब शादी की है तो जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना। तुमसे शादी करके तो मैं पछताता रह जाऊंगा। जिंदगी भर मार खाता रहा। अब मैं अपनी नई पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इतना सुनकर दुलारी रोने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मेरा सामान बांध दे। अब मैं इस घर में एक और पल नहीं रह सकती। मैं अपने घर में अपनी बेटी जैसी सौतन के साथ नहीं रहूंगी। इस बुढ़े का तो दिमाग ही फिर गया है। लेकिन माँ जी, आप जाएंगी कहाँ? नहीं नहीं, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। दुलारी को रोता हुआ देख चंदा हंसने लगती है, क्योंकि दुलारी रो ही ऐसे रही थी कि चंदा की हंसी निकल जाती है। देखो जरा कितनी बेशरम है, मुझे रोता हुआ देख के ऐसे हंस रही है ये लड़की। हंसी तो मुझे भी आ रही है। पहली बार आज मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा है, वरना जब से शादी हुई है तब से तो तुम ही मुझे रुला रही थी।
और हाँ आंटी, मेरी और अंकल की शादी झूठी है। हम तो बस आपको समझाने और सबक सिखाने के लिए झूठी शादी का नाटक कर रहे थे, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब मेरे बुड्ढे ने शादी नहीं की है। हे प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली। अभी तक तो नहीं की है, लेकिन तुम्हारी हरकतों में सुधार नहीं आया तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। और फिर दुलारी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने पति रामलाल के साथ खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत करती है।